Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video of the chapter that we were going through, Going Places, written by A.R. Barton. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टोरी का, चैप्टर का जो टेक्स्ट है उसमें उस पार्ट को पढ़ा था जिसमें डैनी कैसे के बारे में एक आर्गुमेंट होता है बाप और बेटे में, जॉफ और उनके फादर में। ये आर्गुमेंट होता है अबाउट डैनी कैसे। ये हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा। उसी का एक्सप्लेनेशन क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें पढ़ा हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के उस पार्ट में। पहला लिखता है, फादर ने बोला था कि कैसे मे बिकम अ गुड प्लेयर, कि वो भी एक अच्छा प्लेयर बन सकता है लाइक टॉम फिनी। जॉफ ने रिप्लाई किया था कि डैनी कुड बिकम अ बेटर प्लेयर देन टॉम फिनी, कि जॉफ का कहना था कि डैनी कैसे जो है वो टॉम फिनी से भी महान प्लेयर बनेगा। और फिर बोलता है जॉफ कि इनफैक्ट डैनी कैसे इज़ द बेस्ट, कि वो बेस्ट है अभी तक का फुटबॉल प्लेयर में से। फादर बोलते हैं कि डैनी कैसे कैन बिकम अ बेटर प्लेयर, कि वो बन सकता है बेटर प्लेयर इफ he remains humble and if they took good care of him। देखो, जो टेक्स्ट बुक पढ़े थे पार्ट, उसमें एक वर्ड आया था फादर के स्टेटमेंट में। वो वर्ड था कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। फादर ने कहा था, ये फ्रेज वर्ड यूज किया था ना, कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स। उसको यहां क्या लिखे हैं, इफ ही रिमेन्स हम्बल, एक वर्ड में उसको हम्बल लिखे हैं। और साथ में अगर उसके कोच और उसके टीम वाले उसका गुड केयर रखेंगे तभी वो बेटर प्लेयर बन पाएगा। और उसके फादर बोलते हैं कि दिक्कत ये है कि अभी डैनी कैसे यंगस्टर है और आजकल नाउअडेज फॉर अ यंगस्टर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर डाइवर्जन्स, कि अभी के समय में एक यंगस्टर के लिए, खास तौर पे वो यंगस्टर जो कम उम्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया हो, नेम एंड फेम दोनों हो गया हो यंग एज में, तो इन दिनों यंगस्टर्स को उनके फोकस से डाइवर्ट करने वाले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनके माइंड को उनके गेम से फोकस दूसरी तरफ ले जाती है। लॉट्स ऑफ अट्रैक्शंस आर देयर which can make the focus of डैनी कैसे diverted। अगर इस उम्र में डैनी कैसे ने वो चीज़ों को छोड़ करके और अपने गेम पे फोकस किया, तब डैनी कैसे बेटर प्लेयर बन पाएगा। तो डैनी कैसे के बेटर प्लेयर बनने का यहाँ 3 कारण, मतलब 3 वजह बताया गया फादर के तरफ से कि कब बनेगा डैनी कैसे बेहतर टॉम फिनी से। तो पहला तो तब जब वो हम्बल रहेगा, दूसरा तब जब उसके कोच और टीम वाले उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, और तीसरा तब जब वो अपने यंग एज में जो नेम और फेम कमाया है उससे
उसको उसका फोकस कहीं फुटबॉल से हट के दूसरे तरफ ना चल जाए, क्योंकि यंगस्टर्स का एज ही ऐसा होता है कि बहुत सारे जो डाइवर्सन्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो यंग एज में हो सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से बच गया तब वो आगे जा कर के महान प्लेयर बन सकता है। ये उसके फादर और जॉफ और उसके फादर में डिस्कशन चल रहा था। डैनी बोलता है ही विल बी ऑल राइट बिकॉज ही वॉज विद द बेस्ट टीम ऑफ द कंट्री, कि वो बिल्कुल सही जगह पर है और वो बेटर प्लेयर बनेगा क्योंकि वो कंट्री के सबसे अच्छे टीम से खेलता है। तो टीम का नाम यूनाइटेड। फादर बोलते हैं कि वो अभी बहुत यंग है। डैनी कैसे को बार बार फादर जो हैं वो यंग और यंगस्टर्स बोल रहे हैं। ये भी इस चैप्टर का जो थीम है, एडोलेसेंट पीरियड, मतलब टीन एज जो है, तो यंगस्टर वर्ड जो है वो टीन एज के लिए ही यूज किया जा रहा है बार बार। तो उसके फादर जो हैं बोलते हैं कि अभी उतना उम्र उसका नहीं हुआ है। जॉफ रिप्लाई करता है कि डैनी इज ओल्डर देन हिम। जॉफ बोलता है कि मेरे से तो उम्र में डैनी कैसे बड़ा है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, ही इज़ टू यंग, जबकि वो मेरे से भी उम्र में बड़ा है। ये बोलता है जॉफ अपने सपोर्ट में। फादर बोलते हैं कि वो अभी टू यंग है एंड ही शुड नॉट बी इन द फर्स्ट टीम। फादर का थॉट था कि डैनी कैसे की उम्र अभी इतनी नहीं हुई है कि वो फर्स्ट टीम में शामिल किया जाए, मतलब सीनियर नेशनल टीम में शामिल किया जाए। अकॉर्डिंग टू फादर, डैनी कैसे वॉज टू यंग, इसलिए उसको सीनियर टीम में नहीं अभी जगह देना चाहिए। तो जॉफ क्या रिप्लाई देता है? जॉफ रिप्लाई देता है दैट ही शुड नॉट से दिस। जॉफ अपने फादर को बोलता है कि आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए फॉर डैनी कैसे, डैनी कैसे के बारे में, क्योंकि डैनी कैसे एक वेरी टैलेंटेड प्लेयर है। वो इतना टैलेंटेड प्लेयर है कि उसको सीनियर टीम में जगह मिलना चाहिए। ही डिजर्व्स इट अकॉर्डिंग टू जॉफ, बट अकॉर्डिंग टू हिज फादर, डैनी कैसे वॉज टू यंग टू बी इन द सीनियर टीम। तो दोनों बाप बेटे में डैनी कैसे को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई रहती है। उसी समय सोफी फिर से एक धमाका करती है और बोलती है कि डैनी कैसे, सोफी सेज दैट डैनी वुड बी बाइंग अ शॉप, कि डैनी कैसे एक दुकान खरीदने वाला है। ये सोफी बीच में, बाप बेटे का डिस्कशन के बीच में सोफी टपकती है, बोलती है डैनी कैसे एक शॉप खरीदने वाला है। फादर गुस्से से देखते हैं उसकी तरफ, ठीक है, और पूछते हैं कि तुमने ये कहाँ सुना, किसने बताया तुमको कि डैनी कैसे शॉप खरीदने वाला है? तो सोफी रिप्लाई करती है कि डैनी हिमसेल्फ हैड टोल्ड हर। टेक्स्ट बुक में भी हम लोगों ने देखा था कि डैनी ने खुद उसको ये बात बताई है। मतलब सोफी वॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट शी हैड मेट डैनी कैसे। तो बोलती डैनी ने खुद ये बात बताया है। फादर सेड समथिंग इन लो वॉइस, मटरिंग वर्ड जो यूज किया गया था, कि बुदबुदाते हैं फादर बहुत लो वॉइस में, और ये पॉसिबल नहीं था सुनना कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद फादर जो है अपना चेयर टर्न कर लेते हैं। फादर अपना चेयर टीवी के तरफ से टर्न करके सोफी के तरफ कर लेते हैं, और सोफी के तरफ करने के बाद फादर सोफी को ये वार्निंग देते हैं, इट वॉज वन ऑफ हर वाइल्ड ड्रीम्स। बोलते हैं कि ये जो तुम अपना कहानी सुना रही हो ना, कि तुम मिली थी और
डैनी कैसे ने तुमको बताया, खुद बताया है कि वो एक दुकान खरीदने वाला है, ये सब को बोल रहा है। उसके फादर बोल रहे हैं कि दीज आर योर वाइल्ड ड्रीम्स, वन ऑफ योर वाइल्ड ड्रीम्स। तुम बहुत सारे ऐसे उटपटांग सपने देखती हो और ये उन्हीं उटपटांग सपनों में से एक सपना है जो तुम हम लोग को बता रही हो। जॉफ जो है वो डैड को बताता है कि डैनी से, जो सोफ़ी ने जो बताया था कि डैनी से वो आर्केड में मिली थी, और बताता है देन ही टोल्ड हाउ दे हैड मेट, सोफ़ी एंड डैनी कैसे मिले थे आर्केड में, वो भी बताता है। उसके फादर जो हैं वो सब सुनते हैं और एंग्रीली होकर के सोफ़ी को बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि फादर सोफ़ी को क्या वार्निंग देते हैं। बोलते हैं सम डे सी मे गेट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल, कि किसी दिन सोफ़ी अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लेगी इफ़ शी कंटिन्यूज टू हैव सच वाइल्ड ड्रीम्स, अगर वो ऐसी ही झूठी कहानियाँ लोगों को सुनाती रही, ऐसे वाइल्ड ड्रीम्स लोगों को सुनाती रही, तो इसका परिणाम ये होगा कि सोफ़ी जो है वो किसी दिन बड़े मुसीबत में, गेट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल, बड़े मुसीबत में पड़ सकती है। ये वार्निंग सोफ़ी के फादर उसको देते हैं। सोफ़ी इतना में भी, टेक्स्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि इतना में भी सोफ़ी अपना बात को सच साबित करने में ही लगी हुई है, और वो बोलती है कि जॉफ जानता है कि मैं सच बोल रही हूँ मेरी मुलाकात के बारे में। जॉफ जानता है, और वो जॉफ को के तरफ पॉइंट आउट करके पूछती भी है, डोंट यू जॉफ, कि जॉफ क्या तुमको मेरे स्टोरी पे विश्वास नहीं है। जॉफ कुछ नहीं बोलता है, जो उसके साइलेंस का मतलब था नेगेटिव, विश्वास नहीं है। फादर जवाब देते हैं, बोलते हैं ही डज नॉट बिलीव यू, कि जॉफ तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता, तुम्हारे इस कहानी पर, वाइल्ड स्टोरी पर विश्वास नहीं करता, दो ही वॉन्ट टू बिलीव यू, हालांकि वो चाहता है कि काश ऐसा होता। जॉफ चाहता है कि काश ऐसा होता कि डैनी कैसे से मुलाकात हो पाती, मगर ये इतना आउट ऑफ रीच वाला बात है उनके लिए, उनके फैमिली के लिए इतना आउट ऑफ रीच वाला बात है कि जॉफ चाह करके भी तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा है। ये एक्सप्लेनेशन था वहाँ तक का, जहाँ तक का टेक्स्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब ये बातचीत होती है स्टोरी में लेकर के। यहाँ देखिए एक पॉज आया है स्टोरी में, एक ब्रेक आया है, जैसे फिल्म में इंटरवल होता है वैसे ही समझ लो कि यहाँ पे डॉट 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 करके एक ब्रेक दिया हुआ है कहानी में, और फिर सीन जो है वो चेंज हो जाता है ब्रेक के बाद। अभी जो सीन चल रहा है कहानी में वो है उस रूम का जहाँ जॉफ था, बैठ करके अपना कोई मोटरसाइकिल का पार्ट ठीक कर रहा था। सोफ़ी उसके पास आती है, ठीक है, और पहले तो पूरा ड्रीमिंग करती है, फिर उसको एक अविश्वसनीय बात बताती है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी। ये सब चल रहा था, और वो उससे फिर बातचीत के दौरान फादर आ जाते हैं। फिर फादर बैठते हैं, टीवी देखते हैं, उनको बता देता है जॉफ कि सोफ़ी ऐसा ऐसा बोल रही थी। फादर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम ऐसी ही लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाती रही तो किसी दिन तुम भारी मुसीबत में पड़ सकती हो। मगर सोफ़ी अभी भी मानने को तैयार नहीं है, और सोफ़ी बोलती है कि जॉफ जानता है कि मैं सच बोल रही हूँ। फादर बोलते हैं कि जॉफ तुम्हारी बात को सच मानना चाहता है, पर तुम्हारा बोला हुआ बात पहुंच के इतना बाहर है कि उसको बिलीव नहीं किया जा सकता।
उसको सच नहीं माना जा सकता। तो यहाँ तक का जो टेक्स्ट था, यहाँ जो बातचीत होती है, तीन लोग जो प्रेजेंट थे, सोफ़ी प्रेजेंट थी, सोफ़ी का भाई जॉफ और उसके फादर। तो यहाँ तक का स्टोरी जो है, उसके बाद एक थोड़ा पॉज होता है स्टोरी में, और आगे हम लोग टेक्स्ट बुक में जब आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से जब हम लोग टेक्स्ट बुक में आते हैं तो यहाँ पे सीन चेंज हो चुका है, उसी दिन का सीन है, और उसी इवनिंग के बाद ये सारी चीज़ें इवनिंग में हो रही थी, क्योंकि कहानी में एक जगह लिखा हुआ है कि जब सोफ़ी अपने घर पे एंटर करती है तो बाहर खिड़की के बाहर डार्कनेस हो चुका होता है, मतलब उसमें शाम था। शाम को ये बातें होती हैं, और उसके बाद उसी रात को, इन द नाइट, एट द बेड टाइम, जब सोने का समय होता है, वहाँ का सीन यहाँ वापस से बताया गया, फिर उस सीन में ले आया है। अब यहाँ जो है वो सोते वक्त, मतलब सोने का टाइम जब हो जाता है, जब डिनर वगैरह हो जाता है फैमिली का, उसके बाद सोफ़ी आती है एक बार फिर से अपने भाई के रूम में। सोफ़ी जो है वो एक बार फिर से रात में, उसी रात, अपने भाई जॉफ के रूम में आती है, और सोफ़ी और जॉफ का यहाँ पर एक कन्वर्सेशन भी होगा। सोफ़ी क्यों आई है, क्या क्या बातचीत होता है, ये इस पार्ट में हम लोग को यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो ये ब्रेक के बाद जो सीन होता है चेंज, वो सीन जॉफ के बेडरूम का है, मतलब जॉफ के रूम का है, और एट द बेड टाइम सोफ़ी आती है, उसके बेडरूम में एंटर करती है। तो सबसे पहले उसके बेडरूम को और उसके बेडरूम के वॉल्स को, दीवारों को डिस्क्राइब किया गया है कि जॉफ का जो रूम था, है ना, वो उस वक्त कैसा था, रात के वक्त, सोते वक्त, और रूम्स के दीवारों पर क्या क्या था, ये डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ। लिखता है द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो। एक टेबल लैंप रखा हुआ था, ठीक है, और वो जो रोशनी दे रहा था, उस रोशनी को, उस कलर को बोला है एम्बर ग्लो। बुक में एम्बर ग्लो, और उसका मीनिंग है येलो कलर, पीलापन या गोल्डन, एम्बर ग्लो। तो जब वो उसके रूम में गई, सोफ़ी अपने बड़े भाई जॉफ के रूम में गई सोने से पहले, तो रूम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया कि रूम में एक येलोइश लाइट था, टेबल लैंप था, इसके वजह से वहाँ एक येलो कलर का एक लाइट का पूरा माहौल बना हुआ था। Across her brother's bedroom wall and across the large posters of United's first team squad। पहले तो वहाँ के कलर के बारे में बताया गया, एम्बर ग्लो वर्ड यूज करके। येलो, गोल्डन कलर था टेबल लैंप के वजह से। उसके बाद दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए थे, और जो सबसे बड़ा पोस्टर था, लार्ज पोस्टर, जो सबसे बड़ा पोस्टर था, वो कौन सा था? वो यूनाइटेड टीम के सीनियर स्क्वाड का था। मतलब यूनाइटेड जो टीम का नाम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जिस टीम से खेलता था डैनी कैसे, तो उसकी दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए थे यूनाइटेड टीम के सीनियर जो स्क्वाड होता है, सीनियर जो टीम होता है, उसका पोस्टर लगा हुआ था जॉफ के बेडरूम में।
और येलोइश कलर का पूरा अपीयरेंस था। और एक बड़ा सा पोस्टर यूनाइटेड के सीनियर टीम का था, और उसके अलावा द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, वो जो यूनाइटेड का टीम का जो पोस्टर था वो बहुत बड़ा लगा हुआ था, लार्ज पोस्टर था, और उसके नीचे रो ऑफ लिखा है। रो ऑफ मतलब ऐसे करके लाइन से, बड़े से पोस्टर के नीचे लाइन से बहुत सारे कलरफुल छोटे छोटे फोटोग्राफ्स लगाए हुए थे। कलरफुल फोटोग्राफ्स बीनीथ मतलब उसके नीचे सबसे ऊपर बड़ा सा यूनाइटेड टीम के सीनियर फर्स्ट स्क्वाड मतलब सीनियर टीम का पोस्टर लगा हुआ था सबसे बड़ा, और उस पोस्टर के नीचे छोटे छोटे पोस्टर्स लगे हुए थे इंडिविजुअल प्लेयर्स के, और उनमें से 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी कैसे। और जो नीचे पोस्टर्स छोटे छोटे लगे हुए थे उनमें से 3 पोस्टर्स पिक्चर्स जो थे वो डैनी कैसे के थे, और डैनी कैसे को यहां बोला गया है यंग आयरिश प्रोडिगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ देगा यंग आयरिश प्रोडिगी ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है और इसका मतलब क्या होता है। तो यहां प्रोडिगी का मतलब हम आसान शब्दों में लिखे हैं यंग टैलेंट, ठीक है। तो आयरिश क्योंकि वो आयरलैंड से बिलोंग करता था, डैनी कैसे आयरलैंड से, तो आयरिश उसको बोला गया। आयरिश प्रोडिगी यंग आयरिश प्रोडिगी ये बोला गया है डैनी कैसे को, यंग टैलेंट को, ठीक है। वो ये फोटोज लगे हुए थे, इनके बारे में आपको याद रखना है कि वर्ड्स आपको टेक्स्ट बुक वाले भी कुछ याद रखने हैं, जैसे एम्बर ग्लो ये वर्ड, टेबल लैम्प ये वर्ड, उसके बाद जो वॉल्स है बेडरूम का उस पे लार्ज पोस्टर यूनाइटेड टीम के सीनियर टीम का, यूनाइटेड का सीनियर टीम का बड़ा सा पोस्टर ये लगा हुआ है, और उस पोस्टर्स के नीचे छोटे छोटे पिक्चर्स लगे हुए हैं फुटबॉल प्लेयर्स के, और उन पिक्चर्स में से 3 पिक्चर, यहां देखो 3 ऑफ देम, ये नंबर याद रखना, 3 ऑफ देम, नीचे जो पिक्चर्स लगे हुए थे उसमें से 3 पिक्चर्स जो थे वो डैनी कैसे के थे। ये दिखलाता है कि जॉफ जो था वो डैनी कैसे को बेस्ट फुटबॉलर मानता था, वो अभी आर्गुमेंट भी किया अपने फादर से इस बारे में। तो उसने पूरा टीम का एक बड़ा सा फोटो लगा रखा है अपने रूम में दीवार पर, और फिर छोटे छोटे इंडिविजुअल प्लेयर्स के पिक्चर्स हैं जिसमें से 3 पिक्चर्स जो हैं वो डैनी कैसे के हैं, और डैनी कैसे को यहाँ इस वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है यंग आयरिश प्रोडिगी। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, यंग आयरिश प्रोडिगी डैनी कैसे, और प्रोडिगी का मतलब होता है यंग टैलेंट। 3 फोटो डैनी कैसे का लगा हुआ था। अब ये था उसके रूम का डिस्क्रिप्शन, किसके रूम का, जॉफ, सोफी का भाई, बड़ा भाई, और समय है नाइट का, बेड टाइम का टाइम है। रूम में टेबल लैम्प जल रहा है, सोफी एंटर करती है उस रूम में, और पहले रूम को डिस्क्राइब करने के बाद स्पेसिफिकली
ये डिस्क्राइब किया गया कि कितने बड़े फुटबॉल प्रेमी थे वो लोग, फुटबॉल फैंस, कितने क्रेजी फुटबॉल फैंस थे। पोस्टर्स के द्वारा ये चीज़ को बताया गया, रिप्रेजेंट किया गया। और फिर डैनी कैसे का जो फेवरेट था, डैनी कैसे, उसका 3 पिक्चर्स अलग से कलर्ड पिक्चर्स डैनी कैसे के लगे हुए थे, जिसको आयरिश यंग प्रोडिगी बोला गया है। अब इसके आगे फिर दोनों भाई बहन में बातचीत शुरू होता है। देखो यहाँ से बातचीत शुरू होता है दोनों भाई बहन में। ये बातचीत हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।